ये बड़ा भारी आकर्षण है रोहिंग्या लोगों के लिए कि अरे चलो इंडिया में खाना फ्री है यार, तो वो हमको वोट दें तो हम सभासद बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, सांसद बनने में मदद मिल जाए। केवल मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये भेदकारी कानून है। वहां हमारी जमीन छीनी जा रही, लड़कियां छीनी जा रही हैं, मारा जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी से जुड़ी बहस तेज हो गई है। 11 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नियमों को अधिसूचित किया, जिससे पात्र शरणार्थी अब भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी का उद्देश्य देश भर में सभी नागरिकों का सत्यापित रिकॉर्ड तैयार करना है। ये पहले असम में लागू हुआ था और अब इसे पूरे भारत में लागू करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और आवेदन प्रक्रिया की जटिलताएं भी शामिल हैं। इस कानून से आम जनता को कैसे फायदा मिलेगा, देश को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा, इस कानून को लेकर कई सवाल हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, नागरिकता सीएए और एनआरसी, इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और कई लोगों के मन में सवाल है कि कैसे इस कानून को लागू किया जा रहा है, कैसे आवेदन प्रक्रिया पूरी करी जाए। तो इस पे कुछ सवाल है हमारे। सबसे पहला सवाल ये है आपसे हमारा कि नागरिक संशोधन कानून का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये किस तरह से लागू किया जा रहा है? सीएए अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, ये कहा क्यों गया, इसका ये नाम क्यों पड़ा इसका, कि 1955 में नागरिकता का एक कानून देश में बनाया गया भारतवर्ष में कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन नए कैसे बनाए जाएंगे। अब क्या हुआ कि आपको याद होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी समय पाकिस्तान और भारतवर्ष दो भागों में देश का विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ते समय सोचा कि इसको तोड़ फोड़ कर हम जाएंगे, अगर हमको जाना ही पड़ रहा है मजबूरी में तो हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा के जाएं ताकि ये लोग लड़ते भिड़ते रहें और ये देश बहुत मजबूत ना बने। जैसे होता है जब आप कोई घर छोड़ते हैं तो गुस्सा में तोड़ देते हैं, तो उन्होंने इस देश को दो भागों में तोड़ा, हिंदुस्तान जिसे भारतवर्ष कहा गया और पाकिस्तान जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद बांग्लादेश कहलाया। अब मैं आपको बताता हूं कि यह सीएए का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। हुआ क्या कि जब आजादी की लड़ाई के समय जब हिंदू मुसलमानों में काफी तनाव पैदा करा दिया, अंग्रेजों ने लड़ाई करा दी कि अरे हम चले जाएंगे तो ये हिंदू तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग अलग देश बना लो, अरे अलग बनाओगे तो तुम राज करोगे। ऐसे करके जिन्ना साहब को भड़काया, मुस्लिम लीग बना के उन्होंने ये कि नहीं, अगर हमको अलग किया गया तो हम डायरेक्ट एक्शन यानी मारकाट पे उतर आएंगे, हम मारेंगे लोगों को, तब तो हमको बात मानोगे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान बना, पूर्वी और पश्चिमी दोनों, और अफगानिस्तान भी पहले भारतवर्ष का हिस्सा था। तो बहुत से हिंदू, बौद्ध, जैन उसमें भी रह रहे थे। अब हुआ क्या कि जब देश बट गया तो आना जाना बंद। दूसरा क्या हुआ कि पाकिस्तान के जिन्ना साहब ने, जो वहां के फाउंडर हुए, उन्होंने कहा यह इस्लामिक देश रहेगा। अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश बन गया। तो वहां जो रह रहे थे दूसरे धर्मों के लोग, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन,
उनको अब दिक्कत होने लगी कि इस्लामिक राज्य हो गया तो लोग बहाने से कि अरे ये दूसरे धर्म वाले यहाँ कैसे रह रहे हैं, हमारा तो इस्लामिक राज्य है, अगर ये भाग जाएं तो इनकी जमीन, इनका मकान, वो सब हमको मिल जाएगा, पड़ोसियों को मिल जाएगा, कब्जा कर लेंगे। ऐसे करके वो प्रताड़ित करने लगे कि भागो तुम यहां से, तुम्हारा देश अलग। तो क्या हुआ कि जब तरह तरह की प्रताड़नाएं हुई, किसी की लड़की कोई छेड़ रहा है, कोई की लड़की उठा ले जा रहा है, जबरदस्ती शादी कर ले रहा है, और सरकार भी पूरा संरक्षण इसलिए नहीं दे पाई कि उन्हीं के वोट पे सरकार चल रही थी। अगर ज्यादा जनता को दबाए तो कहेंगे अरे देखिए हम तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार जो है वो इस्लाम के खिलाफ जा रही है, गैर धर्म वालों का फेवर कर रही है, ऐसे बोलेंगे। तो बहुत से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सब धीरे धीरे करके, कोई पासपोर्ट बनवा के आया, कोई चोरी आया, कोई पानी के रास्ते, कोई जमीन के रास्ते, कोई नदी नाली के रास्ते छिप के रात में, कोई दिन में, कोई अंधेरे में आए, यहां अलग अलग जगह बस गए। कोई गुजरात में बॉर्डर था वहां बस गया, कोई बंगाल बॉर्डर पे, कोई आसाम बॉर्डर पे, ये सब बस गए। अब ये लगे चिल्लाने, भारत सरकार से मांग करने लगे, कहने लगे बताइए हमको देश बांटा गया हिंदू मुसलमान की गिनती के आधार पर, इसमें हमारा क्या दोष है? हम पेशावर में पैदा हुए या ढाका में रह रहे हैं, हमारा इसमें क्या दोष है? अगर हमको धर्म के आधार पर मार के भगाया गया है, सताया गया, तो हमको भारत का नागरिक माना जाए कि ये तो कम से कम अभी हिंदुओं का देश है, इसी आधार बंटवारा हुआ है। इधर क्या हुआ कि भारत में एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और जो दूसरे नेता थे देश के, उन लोगों ने इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। तो उन लोगों का कहना था कि हम शरणार्थी हैं, हमको इस देश का नागरिक बनाया जाए। जब कई साल ये आंदोलन चला, प्रदर्शन हुआ, नारे लगे, तो सरकार ने कहा कि ठीक बात है, जो धार्मिक आधार पर सताकर भेजे गए हैं उनको हम लोग भारत का नागरिक बना दें। तो उनके लिए ये CAA कानून बनाया गया कि जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं, चाहे पासपोर्ट बना के आए, चाहे रुक गए यहीं, चाहे चोरी से डर के मारे छिप के आए, जब कई हिंसा हुई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, घर जला दिए गए, उनके छीन लिए गए, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, घर कब्जा कर लिए गए। और लोकल पुलिस, लोकल न्यायपालिका ने कहा कि अगर हम खुलकर हिंदुओं का साथ देंगे, क्रिश्चियन का साथ देंगे, तो यहाँ की सब पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर इनको भगाया जाएगा तो वहां तो वो खुद ही प्रताड़ित होकर आए हैं, उनकी कोई जगह ही नहीं, तो वो कहेंगे कि हमारा क्या दोष था कि हमको बांट, अब तुम लोगों ने, नेताओं ने देश को बांटा, हमको कह दिया कि तुम पाकिस्तान में हो, वहां हमारी जमीन छीनी जा रही, लड़कियां छीनी जा रही हैं, मारा जा रहा है, कि ये घर खाली हो जाए तो हम कब्जा कर लें। पड़ोसियों की नजर लगी हुई, तो गुंडागर्दी शुरू हो गई। पुलिस और न्यायपालिका उनको पाकिस्तान में संरक्षण नहीं दे पाई न्यायपूर्ण रहने का, क्योंकि उनको भी कहना था भाई इस्लामिक देश है, तो हम हिंदुओं का फेवर कैसे करें, हिंदुओं के पक्ष में निर्णय कैसे दें। तो इस कारण से इनको यहां पर 2019 में ये कानून लागू हुआ, बनाया गया पहले CAA। और ये नाम इसका संशोधन क्यों रखा गया कि 1955 में मूल भारतीय नागरिकता का कानून बना, तो उसमें संशोधन करके बनाया गया, इसलिए इसका नाम हो गया नागरिकता संशोधन कानून 2019। अब क्या हुआ, कुछ लोग इसमें कहने लगे अरे इस देश में तो यार हिंदू मुस्लिम कभी होता नहीं था, ये क्या होने लगा, ये हिंदू मुस्लिम से भेद क्यों किया जा रहा है, ये कहने लगे। उस पर कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे कि ये तो गलत कदम है, गलत न्याय है, गलत। तो उनको फिर रोका गया कि ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, जनता की भावना है, तो रोक दिया गया। फिर 2024 में लोगों को 5 साल समझाया गया, पूरे देश में प्रचार किया गया कि भाई इस देश में मुस्लिम जो रह रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है, ये केवल उनकी मदद के लिए है जो पीड़ा के कारण आए हैं, शरणार्थी हैं, तुम लोग मत चिंता करो। तब जब उनको ये संतुष्टि हो गई, तब 2024 में लागू कर दिया गया, 10 मार्च 2024। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियां सर वो अभी भी जनता को उसी वे में ले जा रही है। हाँ। कि हाँ एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए किया जा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको शरण दे रही है या आपको मतलब उस तरह से वो भ्रमित कर रहे हैं एक तरह से। इस पर क्या कहेंगे सर? वो वाकया कि कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को ये समझाया कि अरे बताओ केवल मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है,
इसलिए ये भेदकारी कानून है। अब उनसे ये पूछो कि ये क्या किसी भारतीय या भारत में रहने वाले मुस्लिम की नागरिकता लेने का कोई नियम है क्या? इसमें नहीं है, दूर दूर तक कोई बात ही नहीं, केवल शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है। तो भाई तुमको क्यों तकलीफ हो रही? अब वो क्या कह रहे थे कि भाई जब सबको दी जा रही है बाहर जाने वालों को, तो मुस्लिम जो आ रहे हैं उनको भी दी जाए। अब उसमें भेद क्या हो गया कि इसी आधार पर तो देश का बंटवारा हुआ कि मुस्लिम लोगों की जितनी आबादी है उतनी जमीन उनको अलग करके दे दी गई। तो भाई जब उतनी जमीन दे दी गई तो अब जो लोग मुस्लिम समुदाय के यहां आएंगे उनका वहां प्रताड़ना के कारण तो आ नहीं रहे हैं, वो तो शौकिया आ रहे हैं या और कमाने खाने आ रहे हैं। तो फिर उनको कहा गया कि नहीं भाई, जैसे गांव में होता है कि दो भाई हैं उनमें बंटवारा हो गया, एक भाई के हिस्से में जितनी जमीन मिली दूसरे भाई के हिस्से में दूसरी जमीन मिली। तो अब उसके घर के अगर कुछ लड़के दूसरे घर में जाएं और कहें कि हमको भी यहां जमीन दो, तो वो कहेगा भाई देखो इसी आधार पे बंटवारा हो चुका है, तुम अपने में रहो हम अपने में रहें। तो वाजिब क्या है, जायज क्या है? वाजिब यह है कि जब इस आधार पे बंटवारा हो गया है तो भाई तुम बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहो, तुम ना हो। अब ये थोड़ी कि तुम वहां भी ले लो और फिर एक भाई के बच्चे आकर यहां भी रहने लगे, कहें कि हमारा हिस्सा दो। सर, नागरिकता संशोधन कानून सीए जो है ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। ये सवाल क्यों? अनुच्छेद 14 का मतलब है कि देश के संविधान ने गारंटी दी है कि देश के नागरिकों के बीच धर्म, भाषा या उनके रंग रूप या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये कानून जो सीए बना ये देश के नागरिकों के बारे में है ही नहीं, ये किसके बारे में है? शरणार्थियों के बारे में है, जो बाहर से। अब लोग प्रोपेगेंडा क्या करते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम में भेद किया जा रहा है। भाई भारतीय नागरिकों के लिए बना है ना देश का कानून, देश का संविधान भारत के लोगों के बारे में है, उनके बारे में सीए है ही नहीं है। वो तो उनके बारे में है जो शरणार्थी हैं दूसरे देश से आने वाले। अब ये सवाल मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि इसलिए मुस्लिम लोगों को नहीं दी जा रही है उसमें कि कोई पाकिस्तान से अगर मुस्लिम यहां आवे तो उसको नहीं दी जाए। क्यों? क्योंकि भाई तुम शरणार्थी नहीं हो, तुम शौकिया आए हो, उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। घूमने के लिए आए हो, घूमने के लिए वापस जाओ। नहीं, एक और बात रखी गई। जब ये बात उठाई लोगों ने कि मान लीजिए कि कोई आदमी कमाने ही आता है, खाने कमाने आता है, तो भारत की सरकार ने फिर उसके लिए भी एक कानून जोड़ा। उसमें कहा कि अगर तुम कमाने खाने आते हो, मुस्लिम बिरादरी के हो, तो तुम भी धारा 6A के अंतर्गत तुम भी नागरिकता ले सकते हो, लेकिन ये विश्वास हो जाए, जांच हो जाए कि भाई तुम पाकिस्तान, चूंकि बीच में लड़ाइयां हो गई 3 बार, तो कोई देश विरोधी काम के लिए नहीं आ रहे हो तो तुमको भी दे दी जाएगी जांच करके। तो धारा 6A जोड़ी गई भारत की नागरिकता कानून 1955 में मुस्लिम लोगों के लिए कि अगर वो सही नियत से सही काम के लिए आ रहा है और कोई कंपनी मान लीजिए नौकरी दे देती है तुमको और उस आधार पे तुम यहां रहते हो तो रहो, तब तुमको मिल जाएगी। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम कहो कि हाँ हमको भी शरणार्थी मान लिया जाए, तो तुमको शरणार्थी नहीं माना जाएगा। क्यों? कि धार्मिक उत्पीड़न वहां पर मुस्लिमों का नहीं हो रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा सर, जो आपने बताया धारा 6A के तहत आएंगे? ये कोई लिमिट नहीं लगाई गई, कोई भी दुनिया टाइम चाहे वो, मतलब उनके लिए वो कानून लागू किया गया कि अगर अंग्रेज कोई आवे, कोई वियतनाम का आवे, जापान का आवे, जो भारत में रहना चाहे, यहाँ कोई नौकरी करना चाहे, धंधा करना चाहे, तो अप्लाई करे। तो उसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया। जैसे सर हम लोग किसी और देश में जाते तो वीजा लगता है कि आप वर्किंग वीजा से आ रहे हैं, आप इस तरीके से आ रहे हैं, तो वैसे ही इस तरह तो से ये राजनीतिक पार्टियों ने ये नहीं बताया किसी को कि धारा 6A के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि किसी भी देश से मुस्लिम लोग जो आ रहे हैं उनको भी नागरिकता मिल सकती है, ये नहीं बताया। खाली ये कहा कि वो 6B धारा 6 बनाई गई थी शरणार्थी जो हिंदू बौद्ध आदि थे, और 6A बनाई गई थी कॉमन फॉर ऑल। तो कॉमन फॉर ऑल वाले में मुस्लिम भी आ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन वो उन्होंने प्रचार केवल इसका किया है। 6B में क्यों नहीं मुस्लिम लिखा है? 6B और 6A, 6 में ऑल फॉर, हाँ 6A फॉर ऑल और 6B ओनली फॉर रिफ्यूजी।
रिफ्यूजी। तो भाई तुम क्यों रिफ्यूजी बनना चाहते हो? अगर वो वहां मार के भगाए गए हैं, वो रिफ्यूजी हैं। तुम आए हो धंधा के लिए, काम के लिए, कोई काम के लिए, तो खाली इतना देखा जाएगा कि तुम देश विरोधी कोई योजना के लिए तो नहीं आए हो, यानी कि ISI से तो नहीं संबंध है, या कोई आतंकवादी गुट से तो नहीं संबंध है, वो ना हो तो फिर धारा 6 में तो भी ले सकते हो। ठीक है सर, NRC भी जोरों पर है, चर्चाओं में, और काफी जोरों से काम भी चल रहा है। अभी हाल ही में आपने भी उसमें काफी काम किया है, मैं प्रभारी हूँ इस समय। NRC का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है सर, और ये किस तरह से लागू? NRC का मुख्य मकसद है कि देश में जितने लोग हैं जी, एक एक बच्चा, आदमी, औरत, सभी लोग, उनका एक गांव-गांव, जिले-जिले में एक रजिस्टर बन जाए कि इस देश में कितने लोग रहते हैं। सोचिए कि बहुत साल बीत गए आजादी के, और अभी तक कोई इसका रजिस्टर रिकॉर्ड ही नहीं था कि इस देश में हैं कितने लोग। अब सोचिए कि कोई विकास के लिए, योजना बनाने के लिए कितना जरूरी होता है कि हम जाने कि हमारे जिले में, गांव में कितने लोग हैं। तो वो क्या होता था, जनगणना होती थी और सारा रिकॉर्ड दफ्तर में बंद हो जाता था। यानी पब्लिक के लिए कोई डॉक्यूमेंट या पब्लिक के कोई पास सबूत कि हम भारतीय हैं, इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज तो ये होता है कि आदमी को गौरव महसूस हो कि मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरा प्रमाण है। तो वो प्रयास है कि हर व्यक्ति को भारत सरकार एक प्रमाण पत्र दे दे कि ये भारत का नागरिक है, और उसी का एक रजिस्टर बन जाए, और रजिस्टर में नाम लिख जाए। नहीं तो क्या होगा, कैसे दिया, तो पहले गिनती हो नाम की, पूरी चढ़ाए जाए नाम सबके। तो NRC वो चीज है। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि जैसे अमेरिका में है कि बहुत से लोग मैक्सिको से और कनाडा से, इंडिया से, चाइना से पहुंच जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, हमें भी वो सुविधाएं मिलें जो अमेरिकन लोगों को मिल रही हैं, सबको फ्री दवाई, बीमा मिले, सबको खत्म कर दिया गया है वीजा। अब क्या हुआ कि अमेरिका सरकार ने कहा, देखो भाई, हमारे पास खुद ही बहुत आबादी है, और इंडिया की हालत तो यह है कि विश्व का सबसे बड़ा देश आबादी के लिए। तो भाई हमारे देश में खुद ही इतने लोग हैं कि इतने ही लोगों का इंतजाम करना हमारे लिए कठिन काम है। सबको रोटी मिले, सबको कपड़े मिले, सबको घर हो जाए, तो इसलिए भाई और लोग प्लीज ना हो, हमारा देश बहुत आबादी वाला हो गया, अब इनको तो हम निकाल नहीं सकते। वही हाल समझिए कि कोई किसान कहता है कि देखिए मेरे घर में तो अब 70 लोग हो गए, अब भाई पड़ोस वाले घर लोग प्लीज अपने अपने घर में रहो, हमारे घर ना हो। तो इसमें कौन बुरी बात है? इसका लोग समझते नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, NRC लागू नहीं होगी। NRC, अरे भाई क्या बुरा कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने लोग हैं सबके नाम लिख जाएं। तो कौन लोग हैं विरोध कर रहे हैं? कहते हैं कि नहीं, अगर हम बर्मा से या बांग्लादेश से अपने कुछ चाहने वाले, जानने वालों को बुला लें, तो उनको अपना वोटर बना लें, तो वो हमको वोट दें, तो हम सभासद बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, सांसद बनने में मदद मिल जाए, तो वो उनको लालच देते हैं, सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। हाँ, तो वो चाहते हैं कि भारत सरकार चाहती है कि भाई हम अपने लोगों की इंतजाम करेंगे। अब कोई ये कहे कि बांग्लादेश से वहां, अरे साहब वहां पर लड़ाई हो रही है, शेख हसीना के समर्थक और वो जो नए बने हैं राष्ट्रपति, क्या बने, एडवाइजर बने, यूनुस, मोहम्मद यूनुस, तो यूनुस के समर्थक हैं। और कुछ वो एक और पार्टी है वहां, खालिदा जिया, अब उनके समर्थक लड़ते हैं आपस में, और फिर वो गुस्सा होकर आग लगा देते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं और चौराहे में टांग देते हैं, और कोई बोलता नहीं, पुलिस नहीं बोल रही, और चौराहे मार मार के टांग रहे हैं। तो इस तरह के लोग डर जाते हैं। अब भाई तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, तो अब हम क्या करें कि हम तुमको क्या छूट दे दें, जितने चाहो हमारे आ जाओ। अरे भाई अगर ऐसे हो जाएगा तो जमीन तो हमने दे दी, वहां संसाधन तो दे दिए वहां का, अब वहां से आदमी चले आ रहे हैं। तो लोग कहते हैं उनका निहित स्वार्थ है। जैसे मान लो एक पार्टी है मुस्लिम लीग, अब वो चाहती है कि यार मुस्लिम होंगे तो हमने मुस्लिम लीग बनाई है तो हम वोट देंगे, तो अब वो समर्थन करेंगे कि अरे आने दो ना, वो हमको वोट देंगे। तो ये मतलब अपने देश के लोगों में वोट लो, और ये लालच में दूसरों को मत घुसाओ कि दूसरे देश से घुसा लो, पर्ची बना के रख लेते हैं। जी सर, अभी NRC सिर्फ असम में लागू है,
पूरे भारत देश में कब लागू होगी पूरी तरीके से? ये इतना बड़ा, इसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है। सोचिए कि एक एक आदमी का ये चेक करना कि तुम यहीं के हो। अब उसमें है क्या कि बहुत बड़ा काम है कि पहले तो एक ऐसा विभाग बने, जैसे अभी क्या है आपके यहाँ जनगणना विभाग, लेकिन जनगणना विभाग में पब्लिक नहीं जानती इतना, लेकिन असलियत ये है कि यही लेखपाल, यही स्कूल के मास्टर, यही ग्राम सेवक लोग, यही लगा दिए जाते हैं, गिनती कर लो। और हर 10 साल में सर ये होती है। लेकिन इसीलिए अभी रुका हुआ है काम जनगणना का कि इसका अब खाली नाम, उस बार क्या होता था जनगणना में कि एक मास्टर साहब आए, आपके घर गए, बताओ भाई आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी उम्र है, क्या करते हैं, पूरा लिख लिया। अब की बार जो सरकार का इरादा है कि भाई साथ में चेकिंग भी हो जाए कि ये सही है कि नहीं है, मतलब ये घुसपैठिया है। अब कल को क्या हुआ है कि आपने सुना होगा कि कई लोग जो देश विरोधी कामों के लिए ISI, चीन, पाकिस्तान के द्वारा भेज दिए जाते हैं कि तुम वहां भारतीय सेना में घुस जाओ, पहले कागज बनवा लो नागरिक बनने का, फिर सेना में घुस जाओ, फिर सेना से खाली खबर हमको भेजते रहो, बीच बीच में यहाँ पकड़े जाते रहते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि चेकिंग भी करनी है कि जबरदस्ती कोई घुसा ना दे। अब यद्यपि सच बात यह है कि वो लोग संख्या में केवल हजारों में है, लेकिन वो घुस गए हैं देश में। अब आपने सुना होगा कि जब वो लोग वहां से फोन आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा दो ताकि हिंदुस्तान की सरकार परेशान रहे, बदनामी हो, तो जब विश्व स्तर का सम्मेलन दिल्ली में पिछले साल हो रहा था, तो दिल्ली में इन्हीं लोगों ने साजिश करके हिंदू मुस्लिम दंगा करा दिया। अब कैसे बड़ा आसान होता भड़काना किसी को कि वो जाओ मस्जिद में रात में सुअर का गोश्त डालाओ और मंदिर में गाय का गोश्त कह दो डालाओ, और अकेले सवेरे कह दो अरे मुसलमानों ने डाला है, उनसे कह दो अरे हिंदुओं ने डाला है, और र्यूमर उड़ा दो। और बस इतने समझदार सब है नहीं, लड़ने लगेंगे, और जैसे ही लड़ेंगे तो देश की बदनामी होगी कि अरे सब लड़ते रहते हैं, जैसे हम लोग बुरा कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले लड़ते रहते हैं। रिलीजन बहुत सेंसिटिव मैटर है अपने देश में। तो उसी तरह ये एक एक चेकिंग करानी है, तो इंतजाम हो रहा है, सरकार व्यवस्था बना रही है कि कैसे ऐसा इंतजाम हो जाए कि सही सही चेकिंग भी हो जाए कि कोई, जैसे आसाम में NRC हुई जो आप कह रही हैं, तो क्या हुआ कि बहुत से लोगों के पास जमीन नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि हम आसामी हैं, तो हिंदू थे लेकिन उनके पास कागज नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम हिंदू भले हो लेकिन क्या सबूत है कि तुम भूटान से नहीं आ गए हो, क्या सबूत है कि तुम नेपाल से नहीं आ गए हो, तो इसलिए जो भारतीय नागरिक है वही तो रहेगा जी। ये थोड़ी कि नेपाल के बहुत से लोग यहाँ रहते हैं तो कहते हैं कि हम भी भारतीय नागरिक। तो इसके चेकिंग के लिए टाइम इंतजाम हो रहा है। 31 दिसंबर 2014 कहा गया था कि अगर इस टाइम पीरियड के पहले जो आए हैं या जो बाद में आए हैं उनको ही माना जाएगा, मतलब जो अभी जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको नहीं माना जाएगा। ऐसा हुआ कि ये मैंने जो आपको बात बताई कि आपने सुना होगा कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर तमाम आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से वहां आते थे और उनको चंदा लेने के लिए तमाम लोग कि तुम जाओ, क्या वो मुजाहिद बन जाओ और तुम्हारे घर वालों को हम एक मुश्त 50 लाख रुपए दे देंगे और तुम इस्लाम की लड़ाई लड़ो, कश्मीर को खाली कराओ, हिंदुओं को मार कर भगा दो, ऐसे करके चले। तो वहां क्या हुआ कि बहुत से लोग तलवारें लेकर एक रात में, सन 90 की घटना है, एक रात में 5 लाख लोगों को मार के भगा दिया और मार डाला बाकी को, और 5 लाख एक दिन में शहर छोड़, घर छोड़ो, जमीन छोड़ो, औरतों को पकड़ लो और इनको या तो मार डालो नहीं तो ये भाग जाएं। तो देश में पूरा डर पैदा हो गया कि भैया आतंकवादी लोग बहुत खराब हैं, बहुत खतरनाक हैं। तो उसके कारण ये निर्णय हुआ कि आतंकवादी लोग ना आ जाएं हमारे देश में। कि अच्छा, पाकिस्तान ने एक क्या कह दिया था कि चूंकि 2 बार 3 बार हिंदुस्तान से लड़ाई हो चुकी, हम खुली लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं, इसलिए हम छद्म युद्ध करेंगे, छुप कर वार करेंगे। और कहा कि गुस्सा में क्या कह दिया वहां के राष्ट्रपति ने, जेडे भुट्टो ने,
कि चाहे हमको 1000 साल भी लड़ना पड़े, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। चाहे हमें घास भी खाना पड़े, फिर भी हम परमाणु बम बनाएंगे इंडिया पे डालने के लिए, और हम कश्मीर पर कब्जा करके रहेंगे, चाहे आतंकवादी भेजना पड़े, चाहे हमको जो भी करना पड़े। तो हिंदुस्तान की सरकार चिंतित हो गई इस बात से कि भाई ये लोग तो बहुत लड़ाकू टाइप के हैं पड़ोसी हमारे। तो उन्होंने कहा कि ठीक से भाई चेक किया जाएगा कि कोई आतंकवादी हमारे देश में नागरिक न बन जाए। जी, पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि हम वहाँ की जनता भी चाहती है, आवाम भी चाहती है सुकून, लेकिन हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते उन पर। हाँ, कि वो मतलब धोखा दे देते हैं। चीन के साथ भी 2 बार ऐसी घटना हो चुकी कि चीन की नीति रहती है कि हम और जमीन बढ़ाएं, तो वो अगल बगल के देशों में सब में जहां मौका मिलता है तो कब्जा कर लेते हैं। तो संयोग से दुर्भाग्य है कि भारत के 2 पड़ोसी ऐसी हालत किए हुए हैं कि एक भी काम करने में बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। जी सर, न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई है सीए और एनआरसी के लिए। उन याचिकाओं पर किस तरह से कार्य किया गया, उन पर कुछ फैसला सुनाया जाएगा या कुछ? अब देखिए, अदालत क्या भविष्य में करेगी ये मेरे लिए कहना कठिन है, लेकिन जो अब तक जो अनुमान है वो ये है कि न्यायालय भी समीक्षा करता है। जैसे जिन लोगों ने अपील की है वो यही कहा कि सीएए भेदकारी है, कि हिंदू मुस्लिम के लिए भेद क्यों किया जा, मन में बैठ गया है, बैठ गया। और दूसरा कि उनको ये बताया जा रहा है कि सन 2014 इसलिए रखी गई है कट ऑफ डेट कि भाई 10 साल कम से कम आदमी रह ले, हमको टाइम मिल जाए कि उसका व्यवहार देख लें कि ये आदमी देश विरोधी काम नहीं कर रहा है, तब हम उसको नागरिक बनाने पर विचार कर लें। जी। आगे ये चर्चा है कि कुछ दिन बाद फिर डेट बढ़ाई जाएगी, 14 के बाद कहा जाएगा कि अब 20 तक वाले जितने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए कि कुछ दिन तुम रहो, देखें, जैसे तुम्हारे घर में कोई नया नया आता है तो पहले देखते हैं कि ये आदमी शरीफ है कि नहीं है। अगर शरीफ है, अच्छे से रह रहा है, 5-10 साल उसका बिहेवियर देख लिया, तब नागरिक बना लेंगे। और अगर ऐसे तो कहेंगे भाई तुमको अभी हमने नागरिक बनाया नहीं है, तुम प्लीज अपने, मतलब जैसे प्रोबेशन, परिवीक्षाधीन, देखने नजर में। और दूसरा कि अदालत जो कहेगी तो यही कहेगी कि देश के नागरिकों में कोई भेदभाव ना हो। तो सीए देश के नागरिकों में थोड़ी कोई भेदभाव कर रहा है, ये तो शरणार्थियों की बात कर रहा है, और केवल मुस्लिम लोगों को शरणार्थी मान के नहीं नागरिकता दे रहा है। अगर तुम धारा 6A के अंतर्गत काम धंधा करने आए हो तो अप्लाई करो, और तुमको कोई काम दे। जैसे अमेरिका ने क्या किया कि अभी कि भाई घुसपैठियों को हम नहीं नागरिक बनाएंगे। घुसपैठिए कौन है कि तुम्हारे पास कोई न काम, न धाम, न योग्यता, न खाली बोझ हो तुम समाज पर, बस चले आ रहे हैं। और 1-2 नहीं, इस समय बांग्लादेश के करोड़ों की संख्या में लोग आ गए। पहले त्रिपुरा आए, आसाम आए, बर्मा में उन्होंने लड़ाई की रोहिंग्या लोगों ने, तो वहां 2000 बौद्धों को छिप छिप के मार डाला। तो वहां की सरकार ने, फौज ने इनको निकाल दिया। अब जब निकाल के आए तो काक्स बाजार नामक एक स्थान बांग्लादेश में, वहां आके कैंप लगे, हजारों नहीं लाखों लोगों के कैंप। उसके बाद उनको लगा कि इंडिया में, मैंने जब चेक कराया तो क्या मालूम हुआ, इंडिया में फ्री राशन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अस्पताल सरकारी चले जाओ तो दवाई फ्री मिल जाती है, डॉक्टर फ्री देख लेता है। तो दवाई और खाना 2 चीज की गारंटी हो गई फ्री में, सेहत भी दुरुस्त, पेट तो ये बड़ा भारी आकर्षण है रोहिंग्या लोगों के लिए कि अरे चलो इंडिया में खाना फ्री है यार, और रहने की कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पानी, नदी बहुत है, कहीं नदी के किनारे अपना झुग्गी झोपड़ी बना लेना, के किनारे नदी के कोई खर्चा नहीं लगता, वहाँ नदी के किनारे, नाले के किनारे अपना झुग्गी बना लेना। और झुग्गी के लिए वहीं पर घास फूस खूब रहती है, लकड़ी रहती है, काट के बना लेना, उसमें रह लेना, पन्नी ले लेना। और वहां पर जितना कूड़ा निकलता है घरों में, प्लास्टिक, लोहा, कांच, उसको खाली तुम इकट्ठा कर लेना, तो उससे तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी। एक दिन में 500 रुपए, 1000 रुपए मिल जाते हैं। और अगर तुम्हारी औरतें बच्चा को लेके चौराहे पर भीख भी मांग लेंगी तो 1000 रुपए, यहाँ पब्लिक बहुत दानवीर हैं, तुमको दिन भर में 1000-2000 रुपए भीख मिल जाएगी। तो देश में गरीबी जितना हटाने की बात हो रही है और नए गरीब और चले आ रहे हैं। तो जहां ये मोदी जी लखपति दीदी बनाने की बातें करते हैं, और उल्टा वहां पर जो जमीन पे फुटपाथ पे सोने वाले
वो लाखों में चले आ रहे हैं। तो बड़ा भारी चुनौती हो गई। तो अब भारत सरकार चिंतित है इस बारे में लेकर के, और कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठियों को जो बिना वीजा पासपोर्ट के आए हैं वो उनको वापस भेजा जाए। अब इसमें क्या है, कई लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि एनआरसी देश में लागू अभी नहीं है, केवल आसाम में लागू है। लेकिन दो कानून है, एक है विदेशी अधिनियम की धारा 14 कि कोई भी जो बिना परमिशन के देश में घुसता है उसे गिरफ्तार करके 3 साल की सजा दी जाएगी, जेल होगी। और अब वो बढ़ा दिया जा रहा है, संसद में कानून नया प्रस्तुत हो गया है कि 7 साल की जेल होगी, पूरे देश में लागू है। इसी तरह एक पासपोर्ट अधिनियम बना हुआ है कि जिसमें बिना वीसा पासपोर्ट के अगर कोई आता है तो उसको धारा 4 पासपोर्ट अधिनियम में सजा होगी, जेल होगी, मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो एक अर्थ में ये घुसपैठियों के लिए कानून पहले से बना हुआ है। इसी तरह अगर कोई बांग्लादेश से आकर यहाँ बनाता है कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, तो उसको धारा 338 भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय अपराध है। वही हालत जो पुराना 420 कहलाता था, वही नए कानून में धारा 338। तो इसलिए सबको ये मालूम होना चाहिए, दर्शकों को, श्रोताओं को, कि कहीं भी अगर कोई दूसरे देश से घुसपैठिया बिना परमिशन के आता है, बिना पासपोर्ट के आता है, तो उसको पकड़कर पुलिस को सुपुर्द करिए ताकि ये सिलसिला टूटे। अब हर आदमी, हर देश चाहता है, जैसे अमेरिका में आपने सुना होगा कि उन्होंने मैक्सिको, पनामा, इंडिया, चाइना, सब लोगों को भर भर के वापस भेजा। ट्रम्प का कहने का मतलब ये है कि हमारा देश समृद्ध बनना चाहिए, बस वही। तो वो सब लोग चाहते हैं दुनिया के कि हाँ हमारा देश भी महान बने। तो इसलिए ये जहां कहीं इस तरह की बात हो तुरंत पुलिस को सूचित करिए। और पहचान उनकी हो जाती है दूर से, क्या बंगला से मिलती जुलती बोली, सब जानते हैं। वो मोदी सब जाने। हाँ, उनको करना गई सब कुछ। बस अगर पटेल बिहारी की आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायः झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और कूड़ा बिनना उनका एक प्रमुख काम होता है, ताकि ज्यादा बात ना करना पड़े, किसी से बोलना ना पड़े, चुपचाप कूड़ा बिन लो। और इसी के साथ साथ वो अब क्राइम भी करने लगे हैं। अभी लखनऊ में गोमती नगर में एक हमजा नाम का अपराधी था, उस इनकाउंटर में मारा गया। तो मालूम है पूरा गैंग बांग्लादेशी था, बाकी सब भाग गए। इसी तरह अभी इसी दिवाली की रात को शुभम ज्वेलर मुंशी की पुलिया में डकैती पड़ी और वो सब भाग गए। फिर आसाम से पकड़ के आए और कुछ लोग बांग्लादेश से भी, जब उनको पकड़ा गया तो बुलाया उन्होंने उनको कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुलाओ उनको, तब वो गिरफ्तार होकर के। इसी तरह अभी चिन्हट थाने में 4 आदमी अभी भी फरार हैं, मर्डर, डकैती, रेप की घटना हुई और वो खुलना और चिड़गांव में है। कल मैं गया चेकिंग में तो मालूम हुआ कि लोगों ने बताया कि कहाँ मुंदरी नाम का कोई जगह है बांग्लादेश में, वहां से वो लोग बताए कि हम लोग मुंदरी से बरपेटा आए और बरपेटा में कार्ड बनवाया और बरपेटा से फिर लखनऊ आ गए, वहां से ट्रेन पकड़ा और यहाँ आ गए। और यहाँ कहाँ जगह मिली कि वो जो नवाब साहब का पुराना बनाया हुआ नाला था छितवापुर चौकी के बगल में, तो वहां भारी संख्या में नाले के किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के बस गए कि यहाँ कोई नहीं देखता है। इसी तरह जनेश्वर पार्क, आपने नाम सुना होगा, जनेश्वर पार्क के ठीक सामने रेलवे लाइन के किनारे किनारे सैकड़ों झुग्गियां बना ली धीरे धीरे और वहां बस गए। पूरा का पूरा मोहल्ला बस गया। चिन्हट थाने में कमता जगह है, कमता के बगल में रविंद्र विहार नाम का पूरा मोहल्ला, उसमें 500 लोग आकर के अपने परिवार सहित 5000 लोग बस गए। इसी तरह इंदिरा नगर यहीं पर लोकल है, तो वहां चांदन गांव और सुग्गा मऊ दोनों मिला के 8000 लोग कुकरेल की वन विभाग की जमीन पर धीरे धीरे सब बस गए। अब वो धीरे धीरे फिर लोकल सभासद को मिला के वोटर कार्ड बनवाने लगे। अब वोटर कार्ड के बाद फिर राशन कार्ड के बाद फिर वृद्धावस्था कार्ड, विधवा कार्ड, ये सब बनाने लगे। तो बहुत बड़ी संख्या जो भारत के नागरिकों के लिए कि वो इतने ज्यादा लोग, जितने गरीबी भारत सरकार दूर करेगी उससे 2 गुना और आ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कानून लागू होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद देश की तस्वीर बदलेगी। तो ये थी जानकारी सीए और एनआरसी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्विक।